तो हम लोग क्या डील करेंगे, हम लोग डील करेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। क्या डील करेंगे? हाँ, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। तो देखिए, जब हम कैपेसिटर बनाते हैं तो समस्या क्या है, मुख्य समस्या यह है कि हम हर एक कैपेसिटी वाला कैपेसिटर नहीं बनाते। जैसे कोई कंपनी मैन्युफैक्चर करेगी तो कुछ पर्टिकुलर कैपेसिटी वाले कैपेसिटर्स ही बनाएगी, जैसे 1 माइक्रोफैराड का बना दिया, या 2 माइक्रोफैराड का बना दिया, या 10 माइक्रोफैराड का बना दिया। जैसे जरा सोचिए, जो ऑयल मैन्युफैक्चरिंग और सप्लायर कंपनियां हैं, तेल की कंपनियां हैं, वो क्या करती हैं, वो क्या हर एक ml के लिए ऑयल मैन्युफैक्चर करते हैं? या तो 1 लीटर का बनाएंगी, आधा लीटर का बनाएंगी, है ना, 2 लीटर का बनाएंगी, 5 का बनाएंगी। अगर आपको 7 लीटर चाहिए हो तो एक 5 लीटर, एक 2 लीटर वाला चाहिए होगा, है ना, ऐसा कुछ। अगर मान लीजिए आपको किसी को चाहिए 300 ml, तो क्या करोगे? मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां नहीं है, खुला ऑयल लेना पड़ेगा आपको, है ना, या तो पैकेट फाड़ के लो, लेकिन वो मैन्युफैक्चर नहीं करेंगे, वो आपको कोई ना कोई अल्टरनेटिव तो सोचना पड़ेगा। उसी तरह से कैपेसिटर और बाकी सारी कंपनियां जो हैं वो क्या करती हैं, वो पर्टिकुलर कैपेसिटी वाले कैपेसिटर्स या रजिस्टर्स या इंडक्टर बनाती हैं। अब हमें कोई दूसरे कैपेसिटी या दूसरे रजिस्टर या दूसरे इंडक्टेंस वाला क्या चाहिए, कैपेसिटर चाहिए। तो हम क्या करेंगे, हम उन कैपेसिटर्स के जो अवेलेबल हैं उन्हीं में से क्या करेंगे, कुछ कैपेसिटर चुनेंगे, जोड़ेंगे और उनको कंबाइन करते हुए एक नया कैपेसिटर बना देंगे। ठीक है, इसीलिए कंपनीज में इंजीनियर्स की जरूरत होती है कि वो इस तरह की समस्याओं को क्या कर सकें। सप्लाई क्या है और नीड क्या है, इस सप्लाई और नीड को बैलेंस करने का काम क्या करते हैं, इंजीनियर्स करते हैं। ठीक है, सप्लाई मेंटेन करना। अब हर एक जो सप्लाई है वो किसी न किसी से मैन्युफैक्चर होगी, जो मैन्युफैक्चर होगी तो मैन्युफैक्चरिंग में जो जो चीजें अवेलेबल होंगी उनसे वो चीज बनाना और फिर सप्लाई देना, यही चैलेंज है। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटरशिप का या मैन्युफैक्चरिंग का। तो अब करते क्या है उसमें, जैसे कहा गया है कि कैपेसिटर्स को हम 2 तरीके से जोड़ सकते हैं। इनका कहना था कि कैपेसिटर को हम किस तरह जोड़ सकते हैं, 2 तरीके से। ठीक है, पहला कॉम्बिनेशन माना जाता है सीरीज कॉम्बिनेशन। इसमें होता क्या है, कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड in such a manner that they have same charge ठीक है, ऐसा कॉम्बिनेशन जिसमें क्या हो, कैपेसिटर्स ऐसे जोड़े जाएं कि उनमें सेम चार्ज फ्लो करे। क्या करे, सेम चार्ज फ्लो करे। अब सेम चार्ज कहने का मतलब जो एक से गया वही दूसरे से गया। जैसे सेम पेन का मतलब क्या होगा, जिस पेन से तुमने लिखा उसी पेन से कोई और लिखे, तो ये सेम पेन हो गया, है ना। इक्वल का मतलब क्या होगा कि जितने पेन तुम्हारे पास है उतने ही उसके पास है, लेकिन वो हैं अलग अलग, है ना। जो इसके पास है इसके पास है, जो इसके पास है, लेकिन सेम का मतलब दोनों के पास एक ही है, कॉमन है एक तरह से कह दो। ठीक है, तो इस तरह से क्या होगा, अगर हम कैपेसिटर्स को इस तरह से कनेक्ट करें तो याद रखिए ये कनेक्शन कैसे हो सकता है, सिंगल ब्रांच सर्किट में ऐसा हो सकता है जिसमें कोई ब्रांचिंग ना हो। जैसे एक कैपेसिटर जोड़ा गया, इसी के आगे दूसरा जोड़ दो, इसी के आगे तीसरा जोड़ दो, तो इस तरह के कॉम्बिनेशन को तुम क्या कह दोगे, क्योंकि जो चार्ज यहां से सप्लाई हुआ वही दूसरे वाले पर गया, फिर दूसरे वाले से तीसरे वाले पर गया, फिर तीसरे वाले से फर्दर जितने चार्ज लगे हुए उनमें सप्लाई हो गया। बात समझ में आ गई। इसमें कोई एक्स्ट्रा चार्ज अवेलेबल नहीं होता, जो चार्ज एक कैपेसिटर पर जाएगा वही दूसरे पर, वही तीसरे पर, वही चौथे पर, जितने भी सीरीज में जुड़े होंगे उनमें जाएगा। अच्छा, इसकी पहचान क्या है, मैंने बताया कि ये सिंगल वायर सर्किट होता है, ये सिंगल ब्रांच सर्किट होता है। एक ही तार होगा, एक ही तार से क्या जुड़े होंगे, इधर उधर तार लगे हुए, समझ लो गड़बड़ है। अब ये सीरीज नहीं है ना, सिंगल ब्रांच सर्किट होगा। और दूसरी बात, अल्टरनेट प्लेट्स आर कनेक्टेड।
जब कनेक्शन तुम देखोगे तो पॉजिटिव प्लेट नेगेटिव से, नेगेटिव प्लेट पॉजिटिव से जुड़ी होगी, उस कॉम्बिनेशन को भी क्या माना जा सकता है, सीरीज कनेक्शन माना जा सकता है। ठीक है, या आप कहिए सीरीज कनेक्शन में अल्टरनेट कनेक्शन, सीरीज कॉम्बिनेशन में अल्टरनेट कनेक्शन होता है। हर अल्टरनेट कनेक्शन सीरीज कनेक्शन हो ऐसा जरूरी नहीं, हर अल्टरनेट कॉम्बिनेशन ऐसा जरूरी, लेकिन जब सीरीज कनेक्शन होगा तो उसमें अल्टरनेट कनेक्शंस जरूर होंगे। कैपेसिटर की एक पॉजिटिव प्लेट दूसरे वाले के प्लेट से जुड़ी हुई है। जैसे देखो यहाँ निगेटिव इस पॉजिटिव से जुड़ा हुआ है, यहाँ निगेटिव एंड फर्दर बोर्ड। ठीक, तो सीरीज की पहचान समझ में आ गई। सीरीज में चार्ज क्या होता है, सेम मैंने कर दिया। ठीक, अब अगर देखा जाए, जैसे एक बात आएगी, एक टर्म आएगा इक्विवेलेंट का। जैसे 3 कैपेसिटर लगाए तो इन तीनों के बराबर का एक कैपेसिटर को हम कहेंगे सी इक्विवेलेंट। जैसे एक बैटरी कनेक्शन से हमने कॉम्बिनेशन जोड़ दिया कैपेसिटर्स का, तो इसमें क्या हो जाए याद रखिएगा, अगर एक ऐसा कैपेसिटर लगाओ जो बिल्कुल वही काम करे जो ये तीनों मिलके कर रहे हैं, तो उसे क्या कहा जाएगा, उसे कहा जाएगा इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। तो यहाँ हमने क्या लिख दिया, सी इक्विवेलेंट। तो सी इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी ये देखना है बस हमें। तो देखिए क्यू सेम रहेगा सब में, इसमें भी क्यू वही जा रहा है, तो डिवाइड क्या होगा, वोल्टेज। जैसे वोल्टेज का कुछ हिस्सा यहाँ ड्रॉप करेगा, कुछ यहाँ कुछ यहाँ, तभी तो ये सब बराबर हो पाएंगे। तो मान लेते हैं यहाँ पर वोल्टेज, यहाँ पर वोल्टेज, यहाँ पर वोल्टेज, तो यहाँ हम लिखेंगे वोल्टेज मस्ट बी डिवाइडेड, वोल्टेज मस्ट बी डिवाइडेड। अच्छा, वोल्टेज इक्वल हो सकता है, सेम नहीं हो सकता है इक्वली डिवाइड करे। कैपेसिटर बराबर है तो वोल्टेज क्या होगा, इक्वली डिवाइड करेगा। मतलब पहले वाले पर भी V/3, दूसरे वाले पर भी V/3, तीसरे वाले पर भी V/3। इक्वली डिवाइड हो सकता है बट सेम इन। ठीक, तो अब जरा देखिए, वोल्टेज मस्ट बी डिवाइडेड हो गया, तो वोल्टेज जब डिवाइड होगा तो क्या लिखा जाएगा, V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3। अच्छा देखो, V की वैल्यू अगर हम लिखना चाहें तो लिखेंगे Q बाई C इक्वलेंट। V1 की वैल्यू लिख देंगे Q बाई C1, V2 की वैल्यू लिख देंगे Q बाई C2 और V3 की वैल्यू लिख देंगे, Q सब में सेम है, तो 1 बाई C इक्वलेंट इज इक्वल्स टू 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2 इज इक्वल्स प्लस 1 बाई C3। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, 1 बाई C इक्वलेंट इज इक्वल्स टू 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2 प्लस 1 बाई C3। ये कौन सा कॉम्बिनेशन है, चार्ज क्या होगा इसमें, वोल्टेज क्या होगा, डिवाइड जरूर होगा वोल्टेज, भले इक्वली डिवाइड हो इससे फर्क नहीं पड़ता। वोल्टेज मस्ट बी डिवाइडेड, वोल्टेज जरूर डिवाइड होगा भले इक्वली डिवाइड हो, एक सेम नहीं हो सकता। एक ही वोल्टेज ऐसा नहीं होगा कि पहले कैपेसिटर पर लगा हुआ वही वोल्टेज दूसरे पर लगाओ, वही वोल्टेज तीसरे पर लगाओ। हाँ, ये हो सकता है कि पहले वाले पर भी उतना ही हो, दूसरे वाले पर भी उतना ही हो, तीसरे वाले पर भी, लेकिन वो पॉइंट ऑफ कनेक्शन डिफर हो। ठीक है, तो हमने देख लिया कि यहाँ पर वोल्टेज डिवाइड होना जरूरी है। अब अच्छा देखो, जैसे वोल्टेज डिवाइड होना फिक्स हो गया, अब जरा देखते हैं फॉर एन आइडेंटिकल कैपेसिटर्स। आइडेंटिकल का मतलब जिनकी कैपेसिटी सेम हो। तो 1 बाई सी इक्वलेंट क्या होगा, कोई मुझे बताएगा, 1 बाई सी 1 बाई सी 1 बाई सी कितने, n टाइम्स ना। तो जैसे 2 होते तो ये 2 बाई सी हो जाता, 3 होते तो 3 बाई सी हो जाता, तो n है तो n बाई सी। लेकिन सीरीज कॉम्बिनेशन में जो पहली बार बच्चे इसको प्रैक्टिस कर रहे होते हैं वो एक गलती कर देते हैं, कभी कभी यही वाला आंसर बता देते हैं। ये नहीं करना है, हमें सी इक्वलेंट निकालने के लिए C बाई n करना है। ठीक है, वो इसी को फॉर्मूला मान देते हैं, जो यहाँ रिजल्ट आता है वही बता देते हैं, और कभी कभी वो ऑप्शंस पे होता भी है। तो आपको ये बात ध्यान रखना है, पूरा आंसर जब सीरीज कॉम्बिनेशन का करोगे तो फिर एक बार उसे रिवर्स करोगे अगर ये फॉर्मूला लगाओगे। ठीक है, जैसे यहाँ पर हुआ C इक्वलेंट इज इक्वल्स टू C बाई n फॉर 2 कैपेसिटर्स, फॉर 2 कैपेसिटर्स C1 एंड C2 के लिए 1 बाई C इक्वलेंट इज इक्वल्स टू 1 अपान C1 प्लस 1 बाई, या C इक्वलेंट की वैल्यू हो जाएगी C1 C2 अपान C1 प्लस C2। याद रखोगे मल्टीप्लिकेशन बाय एडिशन। हाँ, 2 कैपेसिटर C1 C2 लिख दिया। ठीक है, हाँ, अगर आइडेंटिकल होंगे तो C बाई 2, आइडेंटिकल n के लिए तो रूल आ गया। ठीक है, अगर 2 कैपेसिटर्स है C1 और C2 तो उनके लिए C इक्वलेंट की वैल्यू ऐसे निकाली जाएगी। इसको उल्टा नहीं करना है, रिजल्ट ही मल्टीप्लिकेशन बाई
एडिशन, मल्टीप्लिकेशन बाई, क्लियर कर पा रहे हैं चीज? ठीक। तो हमने देख लिया कि अगर कुछ ऐसा होता है तो हम कैसे सॉल्व करें। अच्छा, इसमें एक सवाल और आ जाएगा, जैसे आपसे पूछा जाएगा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ क्यू, चार्ज एंड वोल्टेज, चार्ज एंड वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर्स। देखो चार्ज तो सब में सेम होना है, जिसकी वैल्यू होनी है Q बराबर C इक्विवेलेंट इंटू वोल्टेज, जो वोल्टेज सप्लाई है वो, है ना। अगर मान लो बात की जाए किसकी, वोल्टेज की, तो V1 निकालेंगे, तो V1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, Q बाई C1। अच्छा देखेंगे तो Q की वैल्यू सेम है, C इक्विवेलेंट इंटू V डिवाइडेड बाई V2 की वैल्यू निकालेंगे तो Q बाई C इक्विवेलेंट इंटू V बाई C2 एंड सो ऑन। ठीक है, इस तरह से V3 निकालोगे तो उसकी वैल्यू हो जाएगी C इक्विवेलेंट इंटू V बाई C3। अच्छा इन तीनों केसेस को देखो, इन तीनों केसेस को देखोगे तो देखो ऊपर सब में सेम है, बट V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 बाई C। इसका मतलब जहां कैपेसिटी ज्यादा होगी वहां का वोल्टेज कम होगा। ठीक है, याद रखिएगा। फॉर सीरीज कॉम्बिनेशन, फॉर सीरीज कॉम्बिनेशन C is directly proportional to 1 by V, है ना, या V is equals to directly proportional to 1 by C। मतलब हाई कैपेसिटी के अक्रॉस या लार्ज कैपेसिटर के अक्रॉस, अक्रॉस लार्ज कैपेसिटर्स लो वोल्टेज ड्रॉप, एंड वाइस वर्सा। जैसे आपको हम एक क्वेश्चन देते हैं, कुछ न दें, सिंपल सा प्रॉब्लम देखिए ना। मैंने कहा ये 3 कैपेसिटर्स हैं, इनको हमने ऐसे जोड़ दिया। ऐसे जोड़ना मतलब कौन सा कॉम्बिनेशन, कैसे पता चला? हाँ, एक वायर में, ब्रांच नहीं है, ऐसे ही पता कीजिएगा ना। एक वायर है तो सीरीज, एक वायर नहीं है तो फिर देखा जाएगा। ठीक है, यहाँ पर वोल्टेज हुआ, मान लो ये C1 हुआ, ये C2 हुआ, ये C3 हुआ। आपसे कहा जा रहा है इफ C1 is greater than C2 is greater than C3, then write down the order of voltage drop। इसका उल्टा है ना, क्योंकि C1 से क्या होगा, इनवर्स रिलेट कर रहा है। तो अगर C1 सबसे बड़ा है तो V1 सबसे, और अगर C3 सबसे, तो V3 सबसे बड़ा होगा। मतलब जो बड़ा कैपेसिटर होगा वहां पर कम वोल्टेज की वैल्यू ड्रॉप करेगी सीरीज कॉम्बिनेशन में, और जो छोटा कैपेसिटर होगा वहां पर ज्यादा वोल्टेज ड्रॉप करेगा। इसका मतलब सबसे पहले टूटने का खतरा किसका है, ब्रेकडाउन होने का खतरा किसका है, जो सबसे छोटा कैपेसिटर है। सीरीज में अगर कनेक्शन जुड़ा हो तो वही सबसे ज्यादा वोल्टेज ड्रॉप करेगा। तो सबसे जल्दी फूटने का खतरा या डिस्चार्ज होने का खतरा या एक तरह से तो ब्रेकडाउन होने का खतरा किस पे है, जिसकी कैपेसिटी सबसे कम है या जो सबसे छोटा कैपेसिटर। जैसे ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है हाइपोथेटिकल कि कौन से कैपेसिटर की पॉसिबिलिटी है कि वो जल्दी ब्रेकडाउन करे, तो उसका जवाब आप क्या दोगे, पॉसिबिलिटी है। हो रहा है कि नहीं हो रहा है तो अलग चीज है, लेकिन पॉसिबिलिटी उसी की है जो सबसे छोटा है इन सीरीज कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो इस तरह से क्या हो गया हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन। तो अगला कॉम्बिनेशन है पैरेलल कॉम्बिनेशन। कौन सा कॉम्बिनेशन होगा, हाँ, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है देखिएगा। पैरेलल कॉम्बिनेशन में इस तरह से कनेक्ट की जाएंगी कैपेसिटर्स जिनमें उनमें वोल्टेज एक ही हो, सेम वोल्टेज कनेक्ट करें। ठीक है, सेम वोल्टेज कनेक्ट करें। जैसे हमारे स्विच, तो स्विच में क्या होता है कि एक ही कोई पॉइंट होता है, वहीं से फैन भी जुड़ा होता है, वहीं से बल्ब भी जुड़े होते हैं, वहीं से टीवी भी जोड़ सकते हो आप, वहीं से फोन भी चार्ज कर सकते हो। तो देखो सेम जितने भी इक्विपमेंट है सब एक ही वोल्टेज पर काम कर रहे हैं। तो इस तरह के कॉम्बिनेशन को क्या कहेंगे, पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, मतलब उनमें कॉमन पॉइंट्स होने चाहिए। ठीक है, तो ऐसे कॉम्बिनेशन को क्या कहा जाएगा, P फॉर पैरेलल, P फॉर पोटेंशियल, सेम याद रखिएगा। C फॉर कैपेसिटर, C फॉर चार्ज, C फॉर करंट, सेम। C से सीरीज भी याद रखो, C से सीरीज याद रखा, C से
सीरीज याद रखो, बस एस से याद रखो। सी से सीरीज होगी तो सी से क्या होगा, चार्ज, और सी से ही कैपेसिटर याद रखो, है ना, और सी से करंट याद रखो। बस करंट के बगल में रजिस्टर लिख लेना, सेम रहेगा। अरे रजिस्टर्स में करंट होती है ना, ठीक है। तो याद रखिएगा सीरीज में क्या होगा, चार्ज कैपेसिटर में, और करंट रजिस्टर में क्या होती है, सेम होती है। सीरीज सर्किट में चार्ज या करंट सेम होती है, ठीक है, याद रखेंगे। और पैरेलल में पी फॉर पैरेलल, पी से पोटेंशियल, ठीक है। तो पी से अगर क्या होगा, याद रखिएगा पैरेलल याद रखिएगा पहले टर्म से, और याद रखिएगा पी से पोटेंशियल, ठीक है। तो पहले टर्म से आपको याद रहेगा कि क्या सेम होने वाला है, ठीक। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल और सीरीज कॉम्बिनेशन में चार्ज या करंट सेम रहता है। ये बात याद रखने वाली रहेगी, बस इतना याद रखेंगे काम हो जाएगा ना। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है, पोटेंशियल अक्रॉस कैपेसिटर्स मस्ट बी सेम। अब ये कैसे होगा, कनेक्टेड अक्रॉस सेम पॉइंट्स। ये तब होगा जब ये सेम पॉइंट्स के बीच में ही क्या हो, कनेक्ट करें। जैसे एक कैपेसिटर है, ये देखिए, ये वाला पॉइंट ए ले लो, ये वाला पॉइंट, तो देखो C1 कहां से कनेक्टेड है, ए और बी के बीच में। C2 कहां से कनेक्टेड है, C3 कहां से कनेक्टेड है ना। तो ये सभी कैपेसिटर जो है वो ए और बी के बीच में ही कनेक्टेड है। दैट्स व्हाई दे आर कंसिडर एज अ पैरेलली कंबाइंड। ओके, तो ये पैरेलल कॉम्बिनेशन हो गया। यहाँ पर बैटरी एक तो लगा दो, ठीक। अच्छा, ये ब्रांच सर्किट होगा, ये दिख रहा है यहाँ पर क्या होगा, ब्रांच सर्किट। तो ब्रांच सर्किट हो तो समझ लीजिए यहाँ पर क्या होने वाला है, हो सकता है कोई मिक्स्ड कॉम्बिनेशन हो। ब्रांच सर्किट होगा, पोटेंशियल सेम होगा। अच्छा, पोटेंशियल सेम हो गया तो जैसे देखो यहाँ पर चार्ज आया Q, अब इस चार्ज के जाने के कितने रास्ते दिख रहे हैं आपको, 3। यहाँ चला जाएगा, यहाँ चला जाएगा, और यहाँ चला जाएगा। तो यानी कि चार्ज मस्ट बी डिवाइडेड, चार्ज मस्ट बी डिवाइडेड, भले इक्वली डिवाइड हो, चार्ज भले क्या हो, इक्वली डिवाइड हो, लेकिन सेम नहीं हो, डिवाइड जरूर हो, ठीक है। तो चार्ज डिवाइड होना जरूरी है जब कैसा कॉम्बिनेशन हो, पैरेलल कॉम्बिनेशन हो, ठीक है। भले इक्वली डिवाइड हो, बार बार कह रहे हैं, सेम होना और इक्वल होना में डिफरेंस रहेगा, ठीक है। तो इक्वली डिवाइड हो सकता है, सेम नहीं हो सकता है। सीरीज में क्या होगा, चार्ज सेम होगा, पोटेंशियल इक्वली डिवाइड हो सकता है बट सेम नहीं होगा, ठीक है। तो अगर देखिए चार्ज डिवाइड हो गया, तो चार्ज डिवाइड करते हैं तो फिर वो सी इक्वलेंट बना लेते हैं। सी इक्वलेंट का मतलब तीनों की जगह पर एक कैपेसिटर लगाओ जो बिल्कुल वही काम करे जो हमारा कॉम्बिनेशन कर रहा था। तो V हो गया एंड दिस इज Q, यहाँ पर सी इक्वलेंट हो गया, तो Q की वैल्यू क्या हो जाएगी, Q1 प्लस Q2 प्लस, क्योंकि वोल्टेज क्या हो गया है, वोल्टेज सेम है, चार्ज डिवाइड हुआ है। अब Q की वैल्यू क्या लिखोगे, C इक्वलेंट इंटू Q1 की वैल्यू हो जाएगी C1V C2V, वोल्टेज सेम है ना। अब ये सब हटा दिया गया तो C इक्वलेंट की वैल्यू क्या होगी बताइए, C1 प्लस C2 प्लस C3। अब वोल्टेज सेम हो गया है तो चार्ज हम निकाल सकते हैं। चार्ज की वैल्यू क्या होगी, चार्ज अक्रॉस कैपेसिटर्स, कैपेसिटर्स के अक्रॉस चार्ज बताइए क्या होगा, Q1 इज इक्वल टू हो जाएगा C1 इंटू V, Q2 हो जाएगा C2 इंटू Q3 हो जाएगा C3 इंटू, तो अगर इस कॉम्बिनेशन को देखो तो Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C, Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C ना, V तो सब में सेम। तो यानी कि इसका मतलब क्या होगा, अक्रॉस या इन लार्ज कैपेसिटर लार्ज अमाउंट ऑफ चार्ज विल स्टोर ना, और स्मॉल के क्रॉस है। तो याद रखिएगा जब कभी पैरेलल कॉम्बिनेशन होगा तो वोल्टेज तो सब में सेम हो गया,
कैपेसिटी दी गई होगी, बट बचे चार्ज की वैल्यू, तो चार्ज जहां बड़ा कैपेसिटर होगा वहीं पर ज्यादा चार्ज सप्लाई होगा। ठीक है, जैसे C1 C2 C3 में अगर C1 सबसे बड़ा है तो Q1 सबसे ज्यादा वहीं पर जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमने क्या निकाल लिया बताइए, पैरेलल कॉम्बिनेशन के कुछ एलिमेंट्स निकाल लिए। ठीक है, ये रब कर देना, ये तो याद हो जाएगा ना। अगला देखो, तो अगर फॉर एन आइडेंटिकल कैपेसिटर्स हो, एन आइडेंटिकल कैपेसिटर्स हो, तो C इक्वलेंट इज इक्वल्स टू C प्लस C प्लस C प्लस एन सो ऑन। कितनी बार? n टाइम्स। अगर 2 होते तो 2C, 3 होते तो 3C, तो n है तो n। अच्छा एक बात देख रहे हो, जब पैरेलल में जुड़ रहा है तो जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आ रहा है वो बड़ा हो जा रहा है, और जब सीरीज में जुड़ रहा है तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस छोटा हो जाएगा। तो ये लाइन में भी हम लोग लिखेंगे, पहले लिख लीजिए फिर देखते हैं। देखो, जैसे अगर आपसे कहा जाए कि इन सीरीज कॉम्बिनेशन C इक्विवेलेंट जो है वो रिड्यूस्ड वैल्यू होती है, इवन C इक्विवेलेंट इज लेस देन स्मॉलेस्ट वन इन कॉम्बिनेशन। इसी की बात कर रहे थे ना, जो सीरीज कॉम्बिनेशन जब तुम करते हो तो जो C इक्विवेलेंट आता है उसकी वैल्यू घट जाती है, मतलब कैपेसिटेंस कम हो जाएगा। जैसे सीरीज में कंबाइन किया इतना कम हो जाता है कि जो कॉम्बिनेशन में जो सबसे छोटा होता है उससे भी वो छोटा हो जाता है। ठीक है, लेकिन पैरेलल कॉम्बिनेशन में, हाँ, इन पैरेलल कॉम्बिनेशन C इक्विवेलेंट जो होती है वो लार्ज वैल्यू रखता है, इवन C इक्विवेलेंट इज ग्रेटर देन लार्जेस्ट वन इन कॉम्बिनेशन। जो सबसे बड़ा होगा उससे भी ये क्या होता है, C इक्विवेलेंट बड़ा होता है। जस्ट इमेजिन, इसका एक एग्जांपल लेते हैं ना। मान लो हमने 2 कैपेसिटर जोड़े हैं, एक बार सीरीज में जोड़ा है, एक बार पैरेलल में जोड़ा है। एक की कैपेसिटी है C और दूसरे की कैपेसिटी है 10C। तो एक कैपेसिटी C वाला है, 10C वाला है। तो यहां देखो, ठीक है, ये बड़ा है ये छोटा है, तो अगर हम इसका इक्विवेलेंट निकालने जाए तो क्या निकालेंगे, CAB। 2 है इसलिए आसानी से निकलेगा, C इंटू 10C डिवाइड बाई C प्लस 11C, 10C ना, तो हो जाएगा 10C स्क्वायर बाई 11 ऑफ C कैंसिल आउट, ये 10C बाई 11 दैट इज इक्वल टू रफली 9, मतलब 0.9 एंड अगेन 9 ऑफ C। अब ये 0.9 जो है वो 1C से छोटा है, छोटा वाला C ही है ना। अब अगर इसको हम जोड़ें कैसे, पैरेलल में, हाँ पैरेलल में जोड़ेंगे तो C और ये 10C है, तो इसका C इक्विवेलेंट हो जाएगा 11C। 11C देखो 10C से बड़ा है। जो C इक्विवेलेंट आएगा सीरीज में छोटे वाले से छोटा आएगा और पैरेलल में बड़े वाले से बड़ा जाएगा। यानी कि कभी मान लो आपको जरूरत पड़े और कैपेसिटी आपको बढ़ानी है तो हमें कौन सा कॉम्बिनेशन करना होगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन। और कभी अगर हमें जरूरत है कैपेसिटी घटाने की तो हम कौन सा कॉम्बिनेशन करेंगे, जैसे मान लो सप्लाई 10 माइक्रोफैरड की है और चाहिए तुम्हें 1 माइक्रोफैरड, तो तुम क्या करोगे, सीरीज में जोड़ेंगे। सप्लाई 1 माइक्रोफैरड की है, चाहिए 10 माइक्रोफैरड, पैरेलल में जोड़ेंगे। ठीक है, लेकिन सीरीज और पैरेलल में जोड़ने के लिए एक फैक्टर और देखा जाता है जिसे कहा जाता है थ्रेशोल्ड वोल्टेज या बियरिंग वोल्टेज या ब्रेकडाउन वोल्टेज। ये भी एक कॉम्बिनेशन का तरीका है। अब इसमें क्या होता है, ये पहला क्वेश्चन आएगा, इस पर भी हम लोग गौर करेंगे ना, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, चूंकि कॉम्बिनेशन देख रहे हैं ये भी देख लेते हैं। जैसे आपसे कोई कह दे कि हमें एक ऐसा कैपेसिटर बनाना है जिसकी थ्रेशोल्ड कैपेसिटी या थ्रेशोल्ड वोल्टेज, बियरिंग वोल्टेज या ब्रेकडाउन वोल्टेज सपोज दैट 1000 वोल्ट है,
कितना वोल्ट है, और आपको जो सप्लाइड है वो ऐसा कैपेसिटर है जो केवल 250 वोल्ट झेल सकता है, तो तुम क्या करोगे? जैसे एक हमें कैपेसिटर बनाना है, उसकी वैल्यू क्या है इससे आपको लेना देना नहीं, हमें एक ऐसा अरेंजमेंट चाहिए जो क्या कर सके, जो 1000 वोल्ट बियर कर सके, मतलब 1000 वोल्ट से कम हो नहीं होना चाहिए, 1000 वोल्ट वो कॉम्बिनेशन झेले। हमारी सप्लाई 1000 वोल्ट की है, और आपको जो सप्लाइड कैपेसिटर जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट ने सप्लाई की है आपको कैपेसिटेंस की, वो केवल 250 वोल्ट के थ्रेशोल्ड वाले ही कैपेसिटर्स बनाए गए। तो आप क्या करेंगे? 250 के 4 पैरेलल में जोड़ोगे, सीरीज में जोड़ोगे? वोल्टेज कहाँ डिवाइड होता है? सीरीज में। तो हमें कैसे कैपेसिटर जोड़ने चाहिए ताकि वोल्टेज क्या कर सके वो, हाँ, डिवाइड करके, जहां वोल्टेज डिवाइड हो जाता है 1000 सप्लाई हुआ, 4 में जोड़ दिए, चारों बियर कर ली। क्लियर कर पा रहे ना? अच्छा, मान लो तुम्हें सप्लाई करानी हो, अभी तुम्हें 1000 वोल्ट बियर कराना है, तो मान लो तुम्हारा एक कैपेसिटर 300 वोल्ट झेल सकता है, अब क्या करोगे? 4 जोड़ेंगे? देखिए, अगर एक कम हो गया, मान लो 300 वोल्ट आपने लगाए, तो 3 लगाओगे तो 900, 4 लगाओगे तो 1200 वोल्ट बियर होगा। तुम्हें बियर कितना कराना है? 1000। तो 900 से 1200 के बीच में जो भी होगा उसके लिए तुम्हें 4 ही लगाने पड़ेंगे। ऐसा नहीं 3 लगा काम करोगे, क्योंकि 3 तुमने लगाया 900 वोल्ट बियर हुआ, वोल्टेज एक्स्ट्रा रह जाएगा और वो सर्किट को क्या करेगा? ब्रेक डाउन करा देगा। ठीक है, इसलिए हमें क्या करना होगा, हाँ, एक एक्स्ट्रा लगाना होगा, अप्रोक्सीमेशन नहीं करना होगा कि हम एक कम लगा के काम कर लें। थोड़ा भी ज्यादा है, मान लो 900 को बजाओ 920 भी कह दे तो भी हमें, हाँ 290 पे नहीं, हाँ 990 पर भी वही सीन रहेगा। ठीक है, मतलब 3 900 बियर करेंगे, 910 हो गया, 901 हो गया, 902 हो गया, तो आपको क्या करना होगा? एक एक्स्ट्रा कैपेसिटर लगाना पड़ेगा, क्योंकि वोल्टेज बियर कराना है। ठीक, बात समझ में आ गई? पक्का ना? थ्रेशोल्ड वोल्टेज की बात कही जाती है। अब जैसे मान लो कभी ऐसा पूछे कि अब हमने वोल्टेज तो बियर करा लिया, लेकिन उसे चाहिए कोई पार्टिकुलर कैपेसिटी। दूसरा सवाल इसी में आता है, पहला काम है वोल्टेज देखो, वोल्टेज फूंक रहे दे, दूसरा काम है कि अब जो डिजायर्ड कैपेसिटी है वो जनरेट करना। तो डिजायर्ड कैपेसिटी जनरेट करने के लिए हम फिर पैरेलल या जो कॉम्बिनेशन होगा उसको क्या करेंगे, करके कैपेसिटेंस बनाएंगे। लेकिन सबसे पहले क्या करोगे? वोल्टेज को देखोगे। सबसे पहले में क्या देखना है? वोल्टेज को, तभी सप्लाई वाला क्वेश्चन वो आप सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, सीरीज, पैरेलल और सप्लाई। ठीक है, बात समझ में आ गई? क्यों? तो एक क्वेश्चन हम उस तरह से करें, जैसे मान लो मुझसे दिया गया है, कहा गया है, मान लो in an electrical unit a capacitor needed of 4 microfarad capacity and 250 volt breakdown voltage, sorry 1000 volt। कभी कभी ऐसा पूछा जाएगा, कैपेसिटर नीडेड विद कैपेसिटी 4 माइक्रोफैरड व्हिच कैन बियर 1000 वोल्ट, है ना, व्हिच कैन बियर, मैंने ब्रेकडाउन शब्द इस्तेमाल कर लिया ताकि आपको क्लियर रहे ना। बट अवेलेबल कैपेसिटर आर ऑफ 1 माइक्रोफैरड या 2 माइक्रोफैरड एंड 250 वोल्ट बियरिंग वोल्टेज या ब्रेकडाउन वोल्टेज। फाइंड टोटल नंबर ऑफ कैपेसिटर्स रिक्वायर्ड। इस वोल्टेज से वो बनाना है। हमें क्या अवेलेबल है? 2 माइक्रोफैरड 250 वोल्ट। बनाना क्या है? 4 माइक्रोफैरड 1000 वोल्ट। तो 2 माइक्रोफैरड से 4 माइक्रोफैरड आपको बनाने पे गौर नहीं करना है, आपको 250 से 1000 बियर कराने पे गौर करना है, क्योंकि आप कैपेसिटी ला भी दोगे तो अगर वोल्टेज कम है तो ब्लास्ट कर देगा। तो सबसे पहले हमें क्या करना है?
पहले वोल्टेज पर ध्यान देना है, ठीक है। जब वोल्टेज बन जाएगा फिर कैपेसिटी बढ़ाने पर ध्यान दिया जाएगा ना। सबसे पहली दिक्कत क्या है भाई, पहले कोई स्विच लगाओगे तो पहले तो देखोगे कैपेसिटी यूज, तो बाद में देखोगे जब वो चल पाएगा। तुमने लगाया, स्विच ऑन किया, बूम तो आपको सबसे पहले ध्यान किस पर देना है कि अगर हम स्विच ऑन करें तो कम से कम चले, फिर कैपेसिटी देखी जाएगी कितनी है ना। तो सबसे खतरनाक कौन सी चीज है, पहले किसको, इसी को हैंडल करना है, ठीक। तो वोल्टेज हैंडल कीजिए। वोल्टेज हैंडल करने के लिए आपको क्या करना चाहिए बताइए यहाँ पर। चूंकि वोल्टेज डिवाइड कराना है आपको, क्या कर दो, हाँ सीरीज में जोड़ दो। 4 कैपेसिटर सीरीज में जोड़े। 4 कैपेसिटर जैसे हमने सीरीज में जोड़े, 1 2 3 4, यहाँ वोल्टेज कितना बियर होने लगा है, 1000 वोल्ट ये झेल सकता है। लेकिन इसकी कैपेसिटी कितनी हो गई है, 2 माइक्रोफैरड 2 माइक्रोफैरड 2 माइक्रोफैरड, आइडेंटिकल कैपेसिटर है। तो इसकी सी इक्विवेलेंट हो गई 2/4, दैट इज 1/2 माइक्रोफैरड। अब ऐसी अगर हम पैरेलल में सर्किट्स लगा दें, ऐसी ही रोज क्या लगा दें, पैरेलल में लगा दें, तो हमारा काम बन सकता है, ठीक है। तो देखो एक आर्म की कैपेसिटी कितनी है, 1/2 माइक्रोफैरड। हमें बनानी कितनी है, 4 माइक्रोफैरड। तो टोटल नंबर ऑफ सच रोज आर रिक्वायर्ड, कितनी रोज ऐसी चाहिए बताइए, एक में आधी, तो मान लो n नंबर ऑफ रोज 1/2 इज टू 4, n की वैल्यू कितनी हो गई, 8 नंबर ऑफ रोज है, कैपेसिटर नहीं। तो टोटल नंबर ऑफ कैपेसिटर्स कितने हुए, हाँ टोटल नंबर ऑफ कैपेसिटर्स, देखिए हर एक रो में 4 कैपेसिटर और ऐसी 8 रोज, तो 32 कैपेसिटर्स हमें चाहिए होंगे। अगर 2 माइक्रोफैरड के 250 वोल्ट के कैपेसिटर से हमें 4 माइक्रोफैरड का 1000 वोल्ट की कैपेसिटी वाला क्या बनाना है, एक अरेंजमेंट तैयार कराना है, तो हमें 32 नंबर ऑफ कैपेसिटर्स रिक्वायर्ड। नहीं फायदा है, मैन्युफैक्चरिंग की समस्या है ना। हाँ सर, पहले हमारा काम क्या है, वोल्टेज बियर कराना है। तो हमने पहले वोल्टेज बियर करा लिया, 250 सीरीज में जोड़ के सभी के क्रॉस 250 ड्रॉप कर रहा है। अब लेकिन इस वोल्टेज बियर कराने के चक्कर में कैपेसिटी हमारी घट गई, तो कैपेसिटी कितनी होगी, 1/2 माइक्रोफैरड। तो हमें ऐसी ही रोज पैरेलल में कनेक्ट कर दें अगर हम, तो सभी 1000 वोल्ट बियर कर रही होंगी, सभी ईच कैपेसिटर के क्रॉस 250 ड्रॉप कर रहा होगा। नंबर सप्लाई की हमें कोई चिंता है नहीं, कितने भी कैपेसिटर्स आप ले सकते हो। तो उस सिचुएशन में किया क्या हमने लगाई, हमने देखी कितनी रोज लगा के हम ये काम कर सकते हैं। तो देखा कि एक रो में कितना कैपेसिटी है, तो जब पैरेलल में जुड़ेंगे तो सब जुड़ते जाएंगे, तो हाफ 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 सब जुड़ते जाएंगे। ऐसी कितनी रोज चाहिए, मान लो n नंबर ऑफ रोज चाहिए, तो n × 1/2 दैट इज 4, तो n की वैल्यू कितनी होगी, ऐसी 8 रोज अगर हमें मिल जाए तो काम हो जाएगी। अब हर एक रो में कितने कैपेसिटर्स हैं, 1 2 3 4, तो टोटल नंबर ऑफ कैपेसिटर्स कितने चाहिए, 32, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ कैपेसिटर्स हमें रिक्वायर्ड है 2 माइक्रोफैरड के 250 वोल्ट के, जिससे हमें 4 माइक्रोफैरड की कैपेसिटी वाला एक 1000 वोल्ट बियर करने वाला कैपेसिटर बनाना हो या कॉम्बिनेशन तैयार करना हो, तो हमें 32 नंबर ऑफ कैपेसिटर्स रिक्वायर्ड होंगे, है ना। अब जैसे किसी इलेक्ट्रिकल यूनिट पे हम पहुंचे, मान लो पावर हाउस में पहुंच गए, तो यहाँ पर सप्लाई तो भाई जो कैपेसिटर अवेलेबल है वो तो फिक्स है कि यही अवेलेबल है, लेकिन वोल्टेज किसी इक्विपमेंट में गड़बड़ सकता है। तो उसके लिए तुम्हें सर्किट तैयार करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा कि ये उतना वोल्टेज झेल सके। जैसे तुम्हारे घर में पंखे हैं, बल्ब है, ये सब कुछ है, टीवी है, फ्रिज है, एसी, तो इसमें क्या है, इसमें एक इलेक्ट्रिकल पैनल बना होता है ना, जो दिखाता है कि भाई इसमें कितना वोल्टेज है, कितना हमें पहुंचाना है, पार्टिकुलर इक्विपमेंट पे या पार्टिकुलर जगह पर कितना पहुंचाना है, कितना प्रेशर को देना है, कितना तार में फ्लो करेगा, ठीक है। ये सारी चीजें क्या करनी होती है, गवर्न करनी होती है। तो उसकी के लिए ऐसे कॉम्बिनेशंस रिक्वायर्ड होते हैं। क्यों, तो 1/2 1/2 1/2 2/4 4 बार है ना। अच्छा क्या, अच्छा क्या, ये 4 कैपेसिटर्स कैसे जोड़ना है ये पता करना है। अरे एक 250 झेल सकता है, तो कितने हजार झेल पाएंगे, एक 250 झेल सकता है, ठीक है। आपको 1000 वोल्ट को 4 3 5 जितने भी इससे चाहिए हो, अगर यहीं पर 200 वोल्ट झेल लेता तो क्या करते तुम, 5 लगाते,
है, ये जो चार्ट आया है कि इसी टाइम पे की पोटेंशियल मस्ट डिवाइडेड और ये इक्वल डिवाइड होगा सेम ना, हाँ इक्वल डिवाइड होगा अगर कैपेसिटर्स आइडेंटिकल है तो। हाँ तो हम लोगों ने देखा, अब जरा देखिए एक क्वेश्चन करते हैं। If two unequal capacitors are connected in series, their equivalent capacitance is 2 microfarad. But when connected in parallel is 9 microfarad. Find value of capacitors. अगर दो अनइक्वल कैपेसिटर्स सीरीज में कनेक्ट किए जाएं तो इक्विवेलेंट कैपेसिटी कितनी है उनकी? 2 माइक्रोफैरड है। और अगर उन्हें पैरेलल में जोड़ा जाए तो 9 माइक्रोफैरड है। ठीक है, सीरीज में 2 माइक्रोफैरड है, पैरेलल में 9। तो इनकी इंडिविजुअल वैल्यूज़ क्या होंगी? सेवन टू को सीरीज में जोड़ोगे तो 2 आएगा। अच्छा 2 को किसी के साथ जोड़ेंगे तो कैसे? 3 और 6। और 6 ना, बस आ गया आंसर। सीरीज कॉम्बाइन करोगे तो कैसे होगा बताइए? सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए होगा C1 C2 C1 प्लस C2 इक्वल्स टू 2 माइक्रोफैरड। और दूसरा हो जाएगा C1 प्लस C2 इक्वल्स टू इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2, है ना। अब देखो अगर हम इसको सॉल्व करें तो यहाँ 2 रख देंगे फ्रॉम 1 and 2। 1 और 2 से देखिए C1 C2 बाई 9 माइक्रोफैरड इंटू 2, तो C1 C2 इक्वल्स टू 18 माइक्रोफैरड। इसे इक्वेशन नंबर 3 कर देते हैं। तो फ्रॉम 3 and 2, देखिए 3 and 2 को अगर कभी हम सॉल्व करने जाएंगे तो उसके लिए क्वाड्रेटिक बनाना पड़ जाएगा हमें। ठीक है, लेकिन अगर हम उससे बचना चाहें तो हम IQ इस्तेमाल कर सकते हैं अपना, या खुद से समझ सकते हैं कि ऐसे कौन से फ्रैक्शंस होंगे जिनका वैल्यू ऐसा होगा कि जिनका मल्टीप्लिकेशन 18 माइक्रोफैरड होगा और एडिशन 9 होगा। तो ज़रा खुद सोचिए ऐसे कौन से फैक्टर हो सकते हैं जिनका 3 और 6 हो सकते हैं ना। तो फ्रॉम 3 and 2 C1 and C2 3 माइक्रोफैरड एंड 6 माइक्रोफैरड और 6 माइक्रोफैरड एंड, अच्छा ये बात हमें पता नहीं है कि C1 3 है या C2 3 है, इसलिए दोनों ऑप्शन सही हो सकते हैं। 3 and 6 भी हो सकता है और 6 and 3 भी हो सकता है। तो ऑप्शन तो फिर रखना पड़ेगा, फिर इक्वेशंस को सॉल्व करना पड़ेगा, वैल्यू रख के निकालनी पड़ेंगी। वैसे ऐसा कुछ आता नहीं है,
वो जानते हैं कि भाई क्वाड्रेटिक के बनवाने का कोई सेंस नहीं है इस क्वेश्चन। अच्छा देखो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं फिर एक और। ऐसे कैपेसिटी रहता हूँ। एंड सो ऐसी कैपेसिटी के साथ में कोई हमारा एक सिस्टम है और वो सभी सीरीज में कंबाइंड है। C 2C 4C 8C अगला क्या होगा 16, अगला 32, अगला 64 मल्टीप्लाइड बाई 2, प्रीवियस मल्टीप्लाइड बाई 2। कहाँ तक है? इन्फिनिटी तक है। आपसे मैंने पूछा है फाइंड इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। अच्छा इसी के जस्ट बाद हम लोग कैपेसिटर्स का कॉम्बिनेशन पढ़ लेंगे। मतलब कैपेसिटर्स का कॉम्बिनेशन का सीधा रजिस्टर का कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे। अरे सीधा एक जैसे प्रॉब्लम सॉल्व किए रहे होगे सोल्यूशन बन जाएगा। फिर रजिस्टर्स के कॉम्बिनेशन एक्स्ट्रा क्या पढ़ना? क्या तो इंडक्टर का भी पढ़ा दें। वो सब एक ही पैटर्न को फॉलो करेंगे। चूँकि कैपेसिटर रजिस्टर दो कंटिन्यूस चैप्टर्स में है इसलिए उनको एक साथ पढ़ लेंगे। इंडक्टर्स नहीं वो AC में पढ़ा जाएगा। अभी ये दोनों पास पास है तो दो अलग अलग नहीं पढ़ते हैं। जैसे ये ख़त्म होगा उधर रजिस्टर शुरू होगा तो इससे अच्छा कॉम्बिनेशन पहले ही पढ़ लिया जाएगा। तो क्या हो जाएगा इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ना। कैसे निकालेंगे ज़रा देखिए। हाँ AP GP। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 1/C इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/C 2C 4C 8C प्लस एंड सो ऑन। अच्छा इसको सॉल्व करोगे तो 1/C बाहर देखो 1 1 + 2 1 + 4 1 + 8 प्लस एंड सो ऑन। कहाँ तक? इनफाइनाइट तक। अब अच्छा देखो अगर हम देखें तो अगला टर्म इस टर्म में कुछ मल्टीप्लाई करने पर अगला टर्म आ रहा है। वो वैल्यू क्या है 1/2। अच्छा इसका सम ओके। तो इसको मल्टीप्लाई करोगे 1/2 से तो अगला टर्म आएगा। जब कभी मल्टीप्लाई करने पर अगला टर्म आए तो समझ लीजिएगा उसे कहा जाता है ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन या GP। और सम ऑफ इनफाइनाइट GP, सम ऑफ इन्फिनिट GP होता है A/1 माइनस R को कहा जाता है कॉमन रेशियो और A है हमारा फर्स्ट टर्म। कॉमन रेशियो क्या होता है? वही चीज़ जिसको मल्टीप्लाई करने पर अगला आ रहा है। ठीक है, किसी एक टर्म को कुछ मल्टीप्लाई करने पर जो अगला आ रहा है उसी को कहा जाता है कॉमन रेशियो। तो ऐसे सम करना है हमें। तो जरा देखिए 1/C इक्विवेलेंट 1/C इसका पहला टर्म कितना है 1, कॉमन रेशियो कितना है 1/2। सिंप्लीफाई किया गया तो 1/C और ये हुआ 1/1/2 1/C इक्विवेलेंट ऊपर हुआ 2/C एंड C इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू C1। हो गया।
अच्छा, सेम क्वेश्चन को देखिए एक तरीके से और हम फॉर्म कर सकते हैं, करें? मान लो हम उसी क्वेश्चन को करते हैं ना, हम लिखते हैं C, देखो C है, ये C है, ये सभी C ऐसा कुछ। अब इस तरह से कॉम्बिनेशन क्या हो, चलता रहे, कहाँ तक चला जाइए, इनफाइनाइट तक चले। ठीक, आपसे पूछा जाए C इक्विवेलेंट की वैल्यू, कितना आएगा? सॉल्व कीजिए। पहले वाले आर्म की कैपेसिटी अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो पैरेलल में सीधा जुड़ेगा C, यहाँ देखिए 2C नहीं, ये सीरीज है ना दोनों, C/2, फिर अगला क्या हो जाएगा C/4, फिर अगला क्या होगा C/8 एंड सो ऑन, कहाँ तक, इनफाइनाइट तक ना। अब हम इसको जोड़ेंगे तो कैसे लिखेंगे बताइए? अब ये तो पैरेलल में होंगे, अगर C इक्वल लिखा जाएगा तो सीधा जोड़ना पड़ेगा, C/2, C/4, C/8 प्लस एंड C बाहर ले लिया हम लोगों ने, क्या रहा 1/1/2, 1/4, 1/8 प्लस एंड सो ऑन। सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा बताइए? फर्स्ट टर्म 1 माइनस कॉमन रेशियो, C सिंप्लीफाई हुआ 2 एंड C इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या हुई, है ना। सिंपल सा तरीका, पहले हर एक आर्म को सॉल्व किया गया और फिर सारी आर्म पैरेलल लगी थी, इसलिए उनको क्या कर लिया गया, फाइनल रिजल्ट बना लिया गया। तो इस तरह से क्या होगा हमारा कॉम्बिनेशन। मल्टीप्लाई करने के बाद है GP, ऐड करने के बाद है तो AP, ऐड से AP, मल्टीप्लाई को गुणा कहते हैं ना, गुणे से GP, सिंपल सा यार। आगे बढ़े। देखिए, अगर हम अगले क्वेश्चंस की तरफ बढ़े तो कुछ
कुछ कॉम्बिनेशन के क्वेश्चन चालू करते हैं। चलिए, सबसे ज़्यादा दिक्कत यही प्रॉब्लम्स करते हैं आपको। देखिए, मान लो हमने एक प्रॉब्लम लिखा ना, फाइंड इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। तो पहला हमने सॉल्व किया ना, CAB, ये फर्स्ट प्रॉब्लम है। सॉल्व करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा बताइए मुझे। C/3। इतने इंटेलिजेंट बच्चे, देखिए देखते ही बता दिया ना। क्यों क्यों बच्चा लोग? इतनी इंटेलिजेंसी कहाँ से आ गई? बचपन से कभी, बचपन से कभी घमंड नहीं किया ना, बचपन से कभी घमंड नहीं किया ना। अब सॉल्व करो। है अरे भी C/3 होगा ना। थ्री C हो गया। क्यों? क्योंकि ये तार जुड़ गया। अब देखो, ऐसा कभी तुमको तार दिखे तो इस तार का मतलब होता है सेम पोटेंशियल पॉइंट। जैसे अगर मैंने ये E पॉइंट बना दिया है तो इस तार से होता हुआ ये वाला पॉइंट यहाँ पहुँच जाएगा। अब इस B से होता हुआ ये वाला पॉइंट यहाँ पहुँच जाएगा। तो अब हमें रीअरेंजमेंट करना होगा। जब एक तार के अलावा इधर उधर तार दिखे, समझ लो ये सीरीज नहीं है। अभी क्या होगा इसको देखना पड़ेगा। पैरेलल भी कहना जरूरी नहीं है, ठीक है, लेकिन सीरीज नहीं होगा इसकी गारंटी, क्योंकि अगल बगल क्या लगा है? तार लगा है, ठीक। तो अब जरा देखिए, इसको अगर हम सॉल्व करने जाएंगे तो कैसे करेंगे बताइए। इसको करना पड़ेगा रीअरेंज। अब रीअरेंज करने के लिए आपको लिखना है A, लिखना है B। तो A और B के बीच में देखिए एक कैपेसिटर जुड़ा, दूसरा देखिए कैपेसिटर जुड़ा, और तीसरा भी कैपेसिटर A और B के बीच में ही जुड़ गया। C देखिए पैरेलल है ना, तो CAB की वैल्यू सॉल्व है ना। अगल बगल कहीं ब्रांच दिखे, समझ लो रुकना है, ये सीरीज नहीं है ना। हो गया ना।